Hello friends, welcome back to Tutel's Academy and welcome back to this third unit, Human Resource Development, and this is the first session on it where we will be having one or two more session on this unit, we'll see. So चलिए start करते हैं आज का सेशन और आई होप आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में काफी मदद मिल रही होगी. So with this, I'll be starting soon. It's already late. चलिए क्वेश्चन नंबर 1. HRD is a process which progresses by. क्या लगता है इसका आंसर? HRD होता क्या है? ये तो आई थिंक बेसिकली सबको क्लियर होगा. HRD क्या होता है? ठीक, HRD क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था, पर्सनल मैनेजमेंट ट्रांजैक्शनल फंक्शंस होती हैं, ठीक, बट स्टिल लेबर वेलफेयर वाली सारी चीजें भी इसी में आती है और इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली जो पेपर वर्क कॉन्सिलेशन आर्बिट्रेशन भी इसमें आता है और एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें पर्सनल मैनेजमेंट में आती हैं. डेली का रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन, सिलेक्शन, हायरिंग, रिक्रूटमेंट, एवरीथिंग. उसके साथ साथ इसमें आ जाता है HRM, जिसमें मोटिवेशन, इंसेंटिव, रिवॉर्ड और कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जिससे कि एम्प्लॉय हमारे मोटिवेटेड रहें और बहुत अच्छा परफॉर्म करें. और वो हमारा HRM का ऑब्जेक्टिव था. और HRD में क्या होता है? HRD में हम फर्दर जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनके बिलीफ सिस्टम, उनके एटीट्यूड को चेंज करके एक उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं और उनके मैक्सिमम कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करने की फिर कोशिश करते हैं कि वो हमारी कंपनी से जुड़ करके अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करें. और बेस्ट टू बेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे? जब उनके बिलीफ सिस्टम, उनके एटीट्यूड को हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करके चेंज करेंगे और उसके थ्रू उनके बेस्ट परफॉर्मेंस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज करेंगे. दैट इज व्हाट इज HRD. ठीक है, तो HRD इज अ प्रोसेस व्हिच प्रोग्रेस थ्रू. HRD जो प्रोसेस है वो कैसे प्रोग्रेस होगा? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टाइम रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स आप किसमें करेंगे? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स आप HRM में क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे. ठीक है, देखिए HRD इज अ प्रोसेस व्हिच प्रोग्रेस बाय. HRD बढ़ती कैसे है? ठीक है, आप यहाँ पे ये आंसर रॉन्ग. HRD कैसे बढ़ेगी? बेसिक समझिए, दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन. ठीक है, देखिए HRD कैसे बढ़ेगी. आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर हो, ठीक है, XYZ इज योर ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे 100 एम्प्लॉइज है. ठीक, HRD प्रोसेस आपको इंट्रोड्यूस करनी है. HRD प्रोसेस इंट्रोड्यूस करने के लिए वी है टूल्स, HRD टूल्स, HRD इंटरवेंशन जिस प्रोसेस को हम कहते हैं. तो उसको अगर आपको प्रोग्रेस करना है, बढ़ाना है, तो यू नीड टू डू दिस. परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको अच्छे से करनी होगी. 360 डिग्री फीडबैक लाना होगा. काउंसलिंग करनी होगी. लोगों का बिलीफ सिस्टम को मोटिवेट करने के लिए, चेंज करने के लिए और अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अगर आप हर महीने, हर क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स यू आर कैरिंग ऑन दिस प्रोसेस, तो HRD प्रोग्रेस करेगा. HRD का जो आपका जो एम है, HRD का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा. HRD का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स तो पर्सनल मैनेजमेंट भी कर देगा, HRM भी कर लेगा. HRD आगे कैसे बढ़ेगा ये क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर D होना चाहिए. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एवरी पॉलमी एंड संबित अंडरस्टूड कि पॉइंट नंबर D क्यों होगा आंसर, A बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक, इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे. तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए. कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, तो इसलिए ये डायग्राम बनाया गया है. मीनिंग क्लियर है तो क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही ही होगा. ठीक है, चलिए. Without HRD, proper management of resource, customer satisfaction and time resource optimization will happen to some extent. हाँ देखिए, यहाँ पे एक और एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल टाइम टू टाइम करेंगे, अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग नीड्स आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करेंगे और उस तरह से HRD के प्रोसेस को कैरी ऑन करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स होता रहेगा और खुद ब खुद टाइम रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा और अल्टीमेटली अगर आपके एम्प्लॉयज 100% एफिशिएंट है, आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी आएगा. So this is the result of
एचआरडी प्रोग्रेशन, एचआरडी प्रोग्रेस करेगी तो ये तीनों खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक। तो विदाउट एचआरडी अगर कोई कंपनी होती है जहाँ पे एचआरडी नहीं होती, जैसे कि सिंपल आप एक ऑफिस है, 4-5 डेस्क है, एम्प्लॉइज आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं और जैसे जितना भी जिस हिसाब से वो टारगेट अचीव करते हैं उस हिसाब से उन्हें सैलरी मिलती है, दैट्स इट। तो वहाँ पे एचआरडी का कुछ फंक्शन हो रहा है, कुछ भी फंक्शन नहीं हो रहा है। तो विदाउट एचआरडी भी समहाउ प्रॉपर मैनेजमेंट वहाँ भी हो जा रहा है, थोड़ा-मोड़ा सैटिस्फैक्शन, थोड़ा-मोड़ा टाइम रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन तो चलो उधर भी हो जाएगा। लेकिन एचआरडी स्पेशली हेल्प्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग एंड प्रोग्रेसेस थ्रू इट, है ना। एचआरडी हमारे स्पेशली हेल्प करता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हम अच्छे से करें। परफॉर्मेंस अप्रेजल में सिर्फ हम अप्रेज नहीं करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कॉम्पिटेंसीज की कर इंसान में कौन-कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि यूटिलाइज हो रही कंपनीज में, और कुछ कॉम्पिटेंसीज हो सकता है यूटिलाइज नहीं भी हो रही हो। तो उन कॉम्पिटेंसी का भी अगर कहीं यूज है या उन कॉम्पिटेंसीज को भी अगर नर्चर करके किसी बेटर जगह यूज किया जा सके तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय को बहुत अच्छा जॉब सैटिस्फैक्शन फील होगा, मोटिवेशन फील होगा। तो वो सारी चीजें हमें एचआरडी में करनी है, काउंसलिंग करनी है अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली ये सारे ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करके, कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई करके, हर एम्प्लॉयज की यूएसपी आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपरली प्लेस करना है, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और उस तरीके से उनका 100% एफिशिएंट यूटिलाइजेशन लेना है। दैट इज व्हाट इज एचआरडी। अब एचआरडी क्लियर हुआ, राइट? ओके। देखिए, अब मैंने आपको शुरू से ही बोला था कि यूनिट 2 एंड दैट अप्लाइज यूनिट 3 एज वेल, कि हर टर्म का मीनिंग ना बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। द बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, देखिए आजकल देखा जा रहा है ना कि दो चीजें आजकल ऑब्जर्व की जा रही है कि सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं कि जब आप लॉज पढ़ेंगे तो कौन से सेक्शन में क्या है, जो कि पहले इतना नहीं आता था, और ईयर से भी क्वेश्चन आता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कब की गई थी। तो द बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट, ये क्या हुआ, यस, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1992। ओके, हमारा आंसर होगा ये, बाय डेविड नॉर्टन एंड रॉबर्ट कपलान। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? इफ यू आर वर्किंग यू मस्ट बी नोइंग, यू माइट, ठीक है कि क्या होता है, देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, इसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं हर क्वार्टर में। इफ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। इट इज डिटेल्ड, वेरी इट इज वेरी डिटेल्ड कि हर दिन आपने क्या क्या किया, किस दिन एरर हुआ, फिर किस दिन आपने ओवर अचीव किया, फिर किस दिन एरर हुआ। हर पैरामीटर पे बहुत पे इतने सारे डेटा होते हैं इसमें। It is used to identify and improve various internal business function and their resulting external outcome. कौन-कौन से business function है, किसने कैसा perform किया, किसका outcome कब vary किया, क्यों vary किया, everything is there. The balanced scorecard is used to measure and provide feedback to organization. It was first introduced in this by David Norton and Robert Kaplan. Remember this, okay? Next. Question number 3. An organization secretly tries to lure employees of another organization. It is called. बहुत होता है आजकल, बहुत ज्यादा होता है ये प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ल्योर मतलब अट्रैक्ट करना। कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अगर कोई पर्सन है जो उनके कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे पोजीशन पे है और काफ़ी बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। सारे टारगेट्स वंडरफुली फुलफ़िल कर रहा है। तो जो कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो उसको सीक्रेटली कॉल करेगी और बोलेगी कि आप जो है ना वो हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में आ जाइए। हम आपको सेम पोजीशन पे बेटर सैलरी ऑफ़र करेंगे या फिर हम आपको इमीडिएटली प्रमोशन दे देंगे। ताकि जो बहुत अच्छा एम्प्लॉयी परफ़ॉर्म कर रहा है अपने एक्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज़ेशन में, उसको छोड़ करके अपने कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए। तो ये जो सीक्रेटली बोला जाता है ये सब, उनको सीक्रेट पहले कॉल आएंगे, फिर उनके पर्सनल ईमेल पे वो लोग फिर इंफॉर्मेशन भेजेंगे, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एचआर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोचिंग, राइट? यस, पोचिंग, आप सबको पता है, राइट? ठीक है। मून लाइटिंग पता है? मून लाइटिंग आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, आई थिंक 1 मंथ बैक और समथिंग। मून लाइटिंग क्या होता है, हाफ मून लाइटिंग क्या होता है, नहीं पता है तो इसके बारे में भी पढ़िए। मून लाइटिंग, ठीक है, होमवर्क है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में था ये कुछ दिनों पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, when a process changes in a re-engineering program then dash of the concerned employees also changes। एक बिजनेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस चल रही है, ठीक है,
और उसमें प्रोसेस चेंज हो रहा है, बिजनेस रीइंजीनियरिंग प्रोग्राम है, ठीक, जिसमें बिजनेस का प्रोसेस चेंज हो रहा है, तो डैश ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉइज आल्सो चेंजेस, डेजिग्नेशन, जॉब प्रोफाइल, क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस। इसका आंसर होगा हमारा जॉब प्रोफाइल। देखिए जॉब प्रोफाइल क्यों होगा जॉब प्रोफाइल ही आंसर, डेजिग्नेशन क्यों नहीं होगा, क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होगा, एक्सपीरियंस क्यों नहीं होगा, ठीक। देखिए प्रोसेस इज चेंजिंग इन अ री इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ठीक है। मान लीजिए कोई पीएसयू है, सेल, आवर सेल, वो समहाउ किसका प्रोसेस चेंज हो रहा है, वो रॉ मटेरियल को क्लीन करने के लिए उनके पास 1 2 3 4 5 स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स थे। अब क्या हो रहा है कि प्रोसेस चेंज करिए, तो इन तीनों प्रोसेस को मर्ज करके एक ही बड़ा सा कोई प्रोसेस ले रही है, ठीक है। एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस, यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस, यू आर द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। तो अगर प्रोसेस को मॉडिफाई हो रहा है, यहाँ पे तीनों तीनों जो 3 स्टेप थे रॉ मटेरियल क्लीनिंग के, वो कंसोलिडेट होके एक ही स्टेप हो जा रहा है ताकि जल्दी हो जाए। आपका डेजिग्नेशन तो वही रहेगा, यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस प्रोसेस, समहाउ कहीं भी आप रिलेटेड हो, आपका डेजिग्नेशन क्यों चेंज होगा, आपका क्वालिफिकेशन क्यों चेंज होगा, आपका एक्सपीरियंस क्यों चेंज होगा, आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो सकता है कि पहले आपको एवरी प्रोसेस में 2 आवर्स आपको देने थे, अब आपका क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे 2 आवर्स देने हैं, आपको यहाँ पे 2 आवर्स देने हैं एंड यू हैव टू टेक, और यहाँ पर आपको 4 आवर्स देने हैं। मतलब इस तरह से जो काम आप करते थे कि आप यहाँ पे चेक करते थे, इस प्रोसेस में एवरीथिंग इज देयर क्लियर और नॉट, यहाँ पे सब क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं, आपको बस अब एक ही बार चेक करना है। तो जो भी प्रोसेस चेंज होता है, तो प्रोसेस अगर चेंज हो रहा है तो जॉब प्रोफाइल चेंज होगा। इन दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेशली डेजिग्नेशन में तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। यस, radical design of core business process happens, radical design of core business management. What is this? This is business process reengineering. business process reengineering को क्यों किया जाता है? उसका सबसे पहला चीज है टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। हम तभी करेंगे, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग करने में काफी ज्यादा कॉस्ट आता है, तो हम तभी करेंगे जब हमें ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट मिल रहा है प्रोडक्टिविटी में, तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्टापस बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन होता है सबका। ऑक्टापस के बारे में किसने बताया था? ऑक्टापस के बारे में बताया था उदय पारिक। तो ऑक्टापस का फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखिए, ओपननेस, कॉन्फ्रंटेशन, ट्रस्ट। थर्ड वन इज ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी, प्रोएक्शन, ऑटोनॉमी, कोलैबोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, आवर आंसर विल बी ट्रस्ट। देखिए ऑक्टापस कल्चर, ऑक्टापस क्या होता है? एचआरडी कल्चर में एक तरह का कल्चर होता है ऑक्टापस कल्चर। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एचआरडी इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि हमारे 100 एम्प्लॉइज हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज देखी जाएगी, वो लोग कहाँ क्या अच्छा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रेन किया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी। तो ऑक्टापस कल्चर अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इट इंक्लूड्स ethics, values, beliefs, attitude, norms, ethos, climate, environment and culture. The 8 dimension are this one, okay, which are uh, which are essential for a strong and successful organization. You will check if the culture of your organization has openness, confrontation है, trust है लोगों के बीच में, authenticity है, proaction, autonomy, collaboration and experimentation है। आप एक एक चीजों को आप चेक करते हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो, तो अगर हो जाता है देन द ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू हैव ऑक्टोपस कल्चर। और उदय पारिक थे जिन्होंने इनको पुट फॉरवर्ड किया था। एचआरडी मैट्रिक्स वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय, एचआरडी मैट्रिक्स के बारे में किसने बताया था? टीवी राव ने बोला था। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फ्लो ऑफ एमआईएस? राइट फ्लो ऑफ एमआईएस कौन सा होगा? यस, 1 सेकंड। राइट फ्लो ऑफ एमआईएस होगा पॉइंट नंबर डी, पहले इनपुट देन एनालिसिस देन आउटपुट, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट डिसीजन लेती है और फिर डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इनपुट होगा एमआईएस में सिंपल सा ये ले लेते हैं कि आज क्या क्या कितने लोग प्रेजेंट हैं, एंड देन एनालिसिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट हुआ, आउटपुट कम हुआ या ज्यादा हुआ, जो भी एक्सपेक्टेड था उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट डिसीजन लेगी और फिर इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। Yes. So MIS is a computer system consisting of hardware and software that serves as the backbone of any organization's operations. And MIS gathers data from multiple analysis system, gather किया, analyze किया,
रिपोर्ट किया थ्रू आउटपुट, और उसके बाद फिर मैनेजमेंट ने उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया, और फिर मैनेजमेंट में डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया है। एचआरडी मैट्रिक्स, वी आर कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, व्हाई? बिकॉज चलिए एचआरडी मैट्रिक्स में हमने देखा कि टीवी राव ने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया, बट लेट्स सी व्हाई इट इज कॉल्ड एचआरडी मैट्रिक्स, और एचआरडी मैट्रिक्स में होता क्या क्या है, क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल एचआरडी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना भूल जाते हैं और बहुत टफ लगता है, बट इनफैक्ट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा है। एक अगर आप इसे एक सीरियल वाइज समझोगे कि क्या क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे होता क्या है। तो एचआरडी मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है, ये 4 चीजें होती है उस मैट्रिक्स में, 4 चीजें होती है। पहला होता है एचआरडी इंस्ट्रूमेंट। तो एचआरडी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को, कोई भी काम को फिनिश करने के लिए। तो एचआरडी इंस्ट्रूमेंट मीन्स ऑल ऑफ द टूल्स जिससे कि हम एचआरडी को प्रोसेस, एचआरडी इंस्ट्रूमेंट को, एचआरडी को हम अब इंट्रोड्यूस कर सके, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, काउंसलिंग, रोल एनालिसिस, पोटेंशियल डेवलपमेंट, कोई जॉब रोटेशन हो गया, जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम हो गया। तो जिन जिन चीजों से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एचआरडी को इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑल दीज आर एचआरडी इंस्ट्रूमेंट। ठीक, एचआरडी इंस्ट्रूमेंट डिपेंड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पे टॉप एंड मैनेजमेंट कैसा है, कॉम्पिटेटिव पॉलिसीज कैसी है, उस पर डिपेंड करता है एचआरडी इंस्ट्रूमेंट। अगर एचआरडी इंस्ट्रूमेंट हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया तो क्या होगा? अगर अप्लाई किया तो एचआरडी प्रोसेस आएगा, अप्लाई किया तो एचआरडी प्रोसेस आएगा, जैसे कि तो जो एचआरडी इंस्ट्रूमेंट है दे लीड टू एचआरडी प्रोसेस। लाइक लोगों में, लाइक हम परफॉर्मेंस की प्लानिंग करेंगे, हम एक डेवलपमेंट क्लाइमेट लाने की कोशिश करेंगे, हम एक रिस्क टेकिंग एनवायरनमेंट बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एचआरडी प्रोसेस इज द रिजल्ट ऑफ एचआरडी इंस्ट्रूमेंट। और जब ये सारे प्रोसेसेस आ जाती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, ये सारे प्रोसेस हुआ, अब ये सारा प्रोसेस हुआ तो एचआरडी आउटकम आएगा। आउटकम क्या आएगा? आउटकम आएगा कि लोग ज्यादा कमिटेड होंगे, ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, एंथुसियास्टिक रहेंगे। और अगर एचआरडी आउटकम आ गया तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद इफेक्टिव, और इन टर्न ऑर्गेनाइजेशन विल टर्न इफेक्टिव। और सो दिस इज व्हाट इज एचआरडी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो गया होगा आई गेस। 7 का आंसर बी है। ठीक, ए नहीं होगा, समझ में आ गया होगा क्यों नहीं होगा। Follow me. Next question number 8. An intervention designed to enhance the capabilities of employee and contribute to overall organization growth is called as HRD intervention. ठीक, HRD क्लाइमेट क्या है हमने कल डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। HRD इंटरवेंशन इज, जो हमने देखा इंटरवेंशन, इट इज जस्ट एन इंटरवेंशन। कोई भी चीज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अचानक से इंट्रोड्यूस की to enhance the capabilities of employees and contribute to overall organization growth. One organization where I was working, what happened one day, as a part of HRD, what they did, they told that all the female employees, they need to attend a 5 days training. 5 days training. They need to attend a 5 days training on like how to protect themselves from social mishap. ठीक है, हाउ टू फाइट, व्हाट टू डू इफ एनी सोशल मिसहैप हैपेंस। तो 5 दिन की जो ट्रेनिंग थी, जरूरी थी क्या? वो जरूरी बिल्कुल भी नहीं थी, बट इट वाज कंडक्टेड एज अ प्रोसेस ऑफ एचआरडी। फीमेल एम्प्लॉइज हैं so they need to be taken care of, right? So that was a process, that was an intervention done to enhance the capability of female employees of that organization where I was working. ठीक है, तो ये एक तरह का एचआरडी इंटरवेंशन था, बिल्कुल, so that we were more motivated with the organization, so that we are satisfied with the organization, ताकि हमारा belief system change हुआ, हमारा attitude change हुआ। ठीक है, and contribute to overall organization growth। ये एक तरह का एचआरडी इंटरवेंशन था। ओडी इंटरवेंशन क्या होता है? What is difference between HRD intervention and OD intervention? OD intervention में ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सेल्स भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, आईटी भी होता है, एचआर भी होता है। तो ओडी इंटरवेंशन में अगर आप मान लीजिए आप 6 सिग्मा इंट्रोड्यूस किए सप्लाई चेन में, और वहां पे सप्लाई चेन का प्रोसेस में आपने ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट लाया, तो वो था ओडी इंटरवेंशन। तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा आपको कि दिस इज ओडी इंटरवेंशन। तो इसके बीच का एक छोटा सा पार्ट होगा एचआरडी इंटरवेंशन।
ओडी इंटरवेंशन में हमारा बहुत सारे डिपार्टमेंट में इंटरवेंशन हो सकता है और एचआरडी ओडी के अंदर ही आता है, तो जो इंटरवेंशन एचआर से रिलेटेड होगा वो एचआरडी इंटरवेंशन हो जाएगा। क्लियर? अब ये इंटरवेंशन टर्म से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए, ठीक? An intervention designed to enhance the capabilities of employees and contribute to overall organization growth can be called as this. There are a number of ways. और एचआर इंटरवेंशन के लिए हम एचआर टूल्स का यूज करते हैं, 360 डिग्री फीडबैक। आप अगर पहले नहीं था ऑर्गेनाइजेशन में और फिर हमने इंट्रोड्यूस किया तो एचआरडी है। एमबीओ, असेसमेंट सेंटर, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरवेंशन, ये सारा हमारा एचआरडी इंटरवेंशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। In DASH method of human development training, 5 to 6 group consisting of 10 members each are formed and are given assignment. Sensitivity training, इसमें क्या होता है कि 10 members each, एक ग्रुप बनाया जाता है। अगर 50 people है तो there will be 5 groups containing 10 members each और सबको एक-एक असाइनमेंट दी जाती है और देखा जाता है कि किस ग्रुप ने कैसा असाइनमेंट परफॉर्म किया। लास्ट में असाइनमेंट इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, फिर एक लीडर होता है वो जज करता है कि असाइनमेंट सबके कैसे थे। देखिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सिंडिकेट मेथड, सिंडिकेट मेथड। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम पढ़ा था। आई थॉट इट इज सिंडिकेट, यहाँ पे लिखा है। तो सिंडिकेट मेथड में क्या होता है, ग्रुपिंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। हाँ, वी इन सिंडिकेट मेथड इट इज टेकन केयर दैट जो 10-10 लोगों का ग्रुप है वो वैरिड बैकग्राउंड का है, वो वैरिड बैकग्राउंड का है। तो ग्रुपिंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड यूजुअली फॉर्म सिंडिकेट, ठीक। अ सिंडिकेट में कंसिस्ट ऑफ 6 or 7 participants. By following this method, there can be efficient performance of work in small group to achieve required purpose and time. Varied, अगर लोग अलग-अलग बैकग्राउंड के हैं, छोटे-छोटे ग्रुप में बांटा जाता है ताकि वो ग्रुप में काम करना सीखे। Each syndicate, यहाँ this group is called syndicate. तो each syndicate functions as a team to represent various functional and interest areas. उनको एक असाइनमेंट दिया जाता है, रिपोर्ट होता है, उसके बाद फिर जो रोटेशन होता है, by rotation each member of syndicate becomes a leader. Okay, by rotation each member of syndicate becomes a leader. Each syndicate is placed under a member of training staff. The report submitted by one syndicate is circulated to other syndicate. ठीक है, इसका रिपोर्ट इधर इधर सर्कुलेट होता है for critical evaluation. फिर the chairman of each syndicate is required to present the view of his team. और लास्ट में क्या होता है कि आपने जिस पर्सन को चेयरमैन बनाया है वो रिपोर्ट को सबमिट करता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? The advantage of this method is that the analysis and ideas are tested in the small groups for their validity before they are presented before the whole class. For the practicing manager, this method is very helpful to have new concept, technique, and information. Working in syndicate involves interaction with an over an extended period of time and living together. If the syndicate is not structured properly, it leads to a lot of waste and cause frustration. Right? Small groups में लोग किस तरीके से पहले ही डिसीजन लेना सीखे, न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं, न्यू टेक्निक सीखते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन सीखते हैं बिकॉज ऑफ वेरिड बैकग्राउंड। और फिर जो लीडर होता है वो भी हर बार रोटेट होता रहता है। रिपोर्ट जो है वो एक ग्रुप के सारे सिंडिकेट के साथ शेयर किए जाते हैं, तो वहां से भी पता चलता है कि व्हाट वी मिस्ड और इन विच पार्ट वी वर बेटर देन द अदर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सीरो अप्रोच टू इवैल्यूएट ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय वॉरबर्ड एंड रेचल। सीरो अप्रोच हमारा ट्रेनिंग कोई प्रोग्राम कंडक्ट हुआ है तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए होता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, रिएक्शन एंड आउटपुट। ओके, कि आपकी लर्निंग, आपने जिस टॉपिक पे ट्रेनिंग करवाई उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, इनपुट मींस एम्प्लॉइज को ठीक से प्रेजेंट किया गया कि नहीं, किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, रिएक्शन क्या रहा, जो एम्प्लॉइज थे उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके क्या रिएक्शन था, और अल्टीमेटली उनके परफॉर्मेंस में इट रिफ्लेक्टेड और नॉट, उनके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो हो जाएगा आउटपुट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, it requires real-time communication of capacity and full transparency of work.
Work items are represented visually on a board, allowing team members to see the state of every piece of work at any time. Please answer question number 11. Option A, Kaizen. Option B, Kanban. Option 3, benchmarking. D, none. Question number 11 का आंसर I will check. नहीं, sensitivity training and one second, let me check. Sensitivity training and T group are same. Yes, T group training is also called sensitivity training, but it is different from syndicate. Syndicate is different. और ये दोनों एक ही है. 11 का आंसर कीजिए. Kanban, yes. अगर आपने कभी कोई शॉप फ्लोर विजिट किया है, ठीक है, तो क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट या फिर शॉप फ्लोर में जगह-जगह पर एक स्क्रीन लगी होती है, ठीक है? और वो स्क्रीन में सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं कि ओवरऑल फैक्ट्री में क्या चल रहा है, ठीक है? प्रोडक्शन क्या-क्या हो गया है, रॉ मटेरियल इनपुट क्या है, स्पीड क्या है मशीन्स की, कितना पैकिंग हो गया है और अगर कितना काम चल रहा है, कितने वर्कर्स प्रेजेंट है, कितने वर्कर्स प्रेजेंट नहीं, एक स्क्रीन पे डेटा आता रहता है और चेंज भी होता रहता है. तो रियल टाइम कम्युनिकेशन ऑफ कैपेसिटी एंड फुल ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्क, कि कहाँ पे कौन सी मशीन किस स्पीड से चल रही है, एफिशिएंसी कितनी है, एवरीथिंग इज देयर इन द मॉनिटर, जो कि जगह-जगह पे शॉप फ्लोर पे लगे रहते हैं और वो बताते रहते हैं कि कितना काम हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो वर्क आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड विजुअली ऑन बोर्ड. ओके, अलाउइंग टीम मेंबर्स टू सी द स्टेट ऑफ एवरी पीस ऑफ वर्क एट एनी टाइम. हर कोई भी आता जाता जो वर्कर है वो चेक कर सकता है कि ओके, अभी इतना काम हो गया, दूसरे डिपार्टमेंट में इतना काम बाकी है. उसके बाद अगर वर्क फ्लो उनके डिपार्टमेंट में होना होगा तो उनको पता रहेगा कि कितने टाइम के बाद वो वर्क जो है वो उनके डिपार्टमेंट में मूव होगा. तो इस तरीके से का जो विजुअल रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर फुल ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्क, दिस इज कॉल्ड कैनवन. कैनवन इज मीन टू रिवील प्रॉब्लम फास्ट. अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट में कुछ कॉबल हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो मशीन्स रस्ट हो रहे हैं जिसके कारण ठीक से मूवमेंट नहीं हो रहा, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो रहा है शॉप फ्लोर में, तो इट इज मीन टू रिवील प्रॉब्लम फास्ट सो वी कैन हैव अ बेटर चांस ऑफ प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट टू कस्टमर इन टाइम टू कीप देम परफेक्टली हैप्पी. ठीक है, पैकिंग मशीन है, उसका कुछ सर्टेन स्पीड था, वो स्पीड रिड्यूस हो गया तो पैकिंग ठीक से नहीं हो रही, राइट? तो वी विल गेट टू नो इंस्टेंटली. वहां पे रेड लाइट ब्लिंक करेगा या फिर पैकिंग की स्पीड जो कुछ भी वहां पे डेटा बता देगा. सो वी विल हैव अ चांस टू इम्प्रूव द प्रोसेस. और काइजन इज डिफरेंट, कैनवन इज डिफरेंट. काइजन इज कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. काइजन के 5S होते हैं जिसके बारे में भी हमने देखा था. तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए काइजन का भी डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. इट यूज Its uses is to reflect a philosophy that is based upon attempting to make continuous improvement in all areas of work activities. ठीक? Okay. In order to eliminate waste and excess in the system. Kanban without Kaizen is pointless. See this. Kanban without Kaizen is pointless. ठीक है, आप Kaizen अप्लाई ही नहीं कर रहे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, यू आर नॉट डूइंग द कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, तो Kanban करने का मतलब नहीं होगा. कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को शो करने के लिए, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को प्रोग्रेस करने के लिए हमें Kanban चाहिए होगा. हमें दिखना चाहिए कि कब-कब कहाँ-कहाँ कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट चल रहा है. सो वी विल बी नीडिंग Kanban फॉर Kaizen. ठीक है, क्लियर? या George Orden has identified basic approaches of performance appraisal system which includes. तो जॉर्ज ऑर्डन ने एक अप्रोच बताया था परफॉर्मेंस अप्रेजल का जिसमें 4 पॉइंट्स थे. तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. पर्सनालिटी बेस्ड सिस्टम, जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्टिव सिस्टम, बिहेवियरल डिस्क्रिप्टिव सिस्टम and one other is there. We will just see all of them one by one. So George Orden has identified 4 basic approaches to performance appraisal. Namely, पहला था पर्सनालिटी बेस्ड सिस्टम. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है जॉर्ज ऑडियन का. सबसे पहले उन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर आपको करना है तो सबसे पहला तरीका है पर्सनालिटी बेस्ड. इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग बहुत तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स को कंसीडर करते हैं जो कि काफी सिग्निफिकेंट होता है इन द जॉब ऑफ इंडिविजुअल
appraised. Such traits include initiative, drive, intelligence, ingenuity, creativity, loyalty, trustworthiness. तो पर्सनालिटी बेस्ड सिस्टम में बस हम पर्सनालिटी के ट्रेट्स लेते हैं और उसके हिसाब से हम अप्रेज करते हैं. कोई कुछ लोग अगर अगर उनके पास ड्राइव नहीं है, दे आर वेरी डल, दे डोंट शो देयर क्रिएटिविटी, दे आर नॉट लॉयल, दे कम लेट, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड. तो इस इन सारे ट्रेट से ही हम उनको अप्रेजल में उनको लो मार्क्स देंगे. ठीक, पहला क्या हो गया? पर्सनालिटी बेस्ड सिस्टम. दूसरा हो गया जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्टिव सिस्टम. तो good performer regarding to what extent appraise can organize, plan, control, motivate, delegate, communicate and make things happen. ठीक है, these include qualities or actions of presumably good performance. गुड परफॉर्मेंस की क्या क्या क्वालिटी होती हैं और सारी क्वालिटीज को हम राइट डाउन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अप्रेस करते हैं. कोई भी गुड परफॉर्मर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज हिज कैपेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, 1 to 5 में हम उसे रेट करेंगे. व्हाट इज हिज कैपेबिलिटी टू प्लान, कंट्रोल, मोटिवेट, डेलीगेट, कम्युनिकेट एंड मेक थिंग्स हैपन. तो एक गुड परफॉर्मर का जो मैट्रिक्स है उसे हम लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम अप्रेस करेंगे. ठीक, गुड परफॉर्मर को हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं. जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्टिव सिस्टम, और जनरल में यही होता है इन जनरल, राइट. बिहेवियरल डिस्क्रिप्टिव सिस्टम में क्या होता है? दिस सिस्टम फीचर डिटेल्ड जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग specific statement of the actual behavior required from successful employees. देखिए, इसमें क्या होता है कि जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कुछ लिखा है वो आपको तो वो कितना फुलफिल करो वो तो रहेगा ही. साथ ही साथ आपका एक्चुअल बिहेवियर, अगर सक्सेसफुल एम्प्लॉइज हैं तो उनका जो बिहेवियरल का पैरामीटर रहता है उसको भी ऐड किया जाता है कि जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जो टास्क था, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो आप कितना फुलफिल कर रहे हो, प्लस आपका एक्चुअल बिहेवियर वर्क प्लेस पे कैसा है, वो दोनों ही रहता है. ठीक, और अप्रोच 4 क्या हो गया? रिजल्ट सेंटर्ड. दीज अप्रेजल सिस्टम, जिसे वर्क सेंटर या जॉब सेंटर भी कहते हैं, दे आर डायरेक्टली जॉब रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ जॉब रिलेटेड कि आपके आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में जो टास्क था उस टास्क को आपने कितना % कंप्लीट किया है, कितना टारगेट फुलफिल कर सकते हो, दैट्स इट. जस्ट सिर्फ और सिर्फ आउटपुट. दे रिक्वायर दैट मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट सिट डाउन एट द स्टार्ट ऑफ ईच वर्क इवैल्यूएशन पीरियड, डिटरमाइन द वर्क टू बी डन एंड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस टू बी यूज्ड. कितना स्टैंडर्ड था, उतना स्टैंडर्ड फुलफिल हो रहा है कि नहीं, दैट्स इट. वो हो जाता है रिजल्ट सेंटर. तो वी हैव 4 अप्रोचेस: परफॉर्मेंस बेस्ड, बिहेवियरल, जनरलाइज्ड एंड रिजल्ट सेंटर्ड सिस्टम. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. Dash technique has a goal to help a certain group to formulate innovative ideas and to introduce new approaches to a problem through the structuring of idea generation phase in the problem resolution and through the incentive to creativity in the group who have blocked. इसमें इसका आंसर है गॉर्डन टेक्निक. गॉर्डन टेक्निक में हमने कल देखा था कि हम एक डिस्कशन से सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज करते हैं. दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड यस्टरडे अबाउट दिस टेक्निक एज वेल. डिस्कशन से हम सॉल्यूशन क्रिस्टलाइज करते हैं. यहाँ पे वही देखिए, एक सर्टेन ग्रुप है which has been formulated to innovate ideas and to introduce new approach to a problem थ्रू द स्ट्रक्चरिंग ऑफ आइडिया जनरेशन फेज, है ना. तो इसमें डिस्कशन होता है, आइडिया जनरेशन होते हैं और आइडिया को जनरेट करके हम सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं. ठीक, तो क्रिएटिविटी यहाँ पे लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज लाएं सो दैट द बेस्ट सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट. दैट इज गॉर्डन टेक्निक. तो गॉर्डन टेक्निक बस आप यही ध्यान रखिए कि इसमें इनोवेशन लाने की कोशिश की जाती है, नए आइडियाज को जनरेट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है लोगों को, जिससे कि एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमें मिले. ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हार्डशिप अलाउंसेस? Hardship allowances, they compensate expatriates for exceptionally hard working condition at certain location. बिल्कुल सही है. हार्डशिप अलाउंसेस क्या होता है कि सपोज आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करने जाना पड़ा, जैसे माइंस के अंदर जाना पड़ा काम करने के लिए, या फिर बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस में जाना पड़ा आपको, या तो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर कंडीशन है वहां पर, तो कुछ हार्डशिप अलाउंसेस वो होते हैं कि आपको डिफिकल्ट
डिफिकल्ट हार्ड वर्किंग कंडीशन में अगर आपको भेजा जाता है तो वहाँ पे एक्सपैट्रिएट्स जो होते हैं उनको कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। IHRM के टेक्निक्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। हॉफस्टीड कल्चरल डायमेंशन और IHRM में जितने भी कल्चर्स होते हैं, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज, एवरीथिंग वी विल सी in the next lecture. Question number 15, last question for the day. Who has proposed three attitudes of internationalization: ethnocentric, polycentric, and geocentric? So these all you have to study today. Hofstede cultural dimension, what are ethnocentric, polycentric, geocentric organizations, and then what are other जैसा कि मैंने बोला ग्लोबल, इंटरनेशनल, एमएनसीज कंपनीज में डिफरेंस क्या होता है। IHRM के कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज करके आइए, जिसके क्वेश्चंस हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ HRD के और भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो इसका आंसर है परलमुटर इन 1969। इन्होंने ही ये इंटरनलाइजेशन के 3 एट्रीब्यूट्स बताए थे, राइट? ठीक है। So we are winding up the session today, and it was a short session. And so next in the next session we will be just completing HRD, and some more difficult questions will be there. So revise well. And with this, I'll be ending the session today.